एक दिन क्लास में डाउट सेशन चल रहा था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अपने अपने डाउट थे। तो मैंने कहा सभी जो है एक एक करके मुझे डाउट पूछते जाओ, मैं उनका आंसर करता जाऊंगा। जो सबसे पहला डाउट मेरे पास आया, मेरी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ऑप्शन बायर की कंपैरिजन में जो है ऑप्शन सेलर पैसा ज्यादा कमाता है या ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट है वो ऑप्शन बायर की तुलना में ज्यादा होता है। तो सर आप मुझे ये बता दीजिए कि ऑप्शन सेलर के पास ऐसा क्या सीक्रेट होता है या क्या ऐसा एज है ऑप्शन सेलर के पास जिससे कि वो ऑप्शन बायर से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। पहला डाउट तो ये था। मैंने कहा बहुत ही आसान है, चलो इसका आंसर तो मैं बता दूंगा। वही मेरा जो दूसरा स्टूडेंट है उसने बोला कि सर जो आप पिछले वीडियो में जो बताए हैं आपने कि डेल्टा पढ़ो, वेगा पढ़ो, गामा पढ़ो और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वोलेटिलिटी, कि वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में वो पढ़ो। तो मैंने जब एक कोर्स लिया, मेरा एक स्टूडेंट है जिसने कहीं से ऑनलाइन कोर्स परचेस किया, वो बोल रहा था कि सर वहां पर तो ये बताया जा रहा है कि ऑप्शन से जो है वोलेटिलिटी का कोई लेना देना ही नहीं है और वोलेटिलिटी की जो कैलकुलेशन है उससे तो जो है ऑप्शन प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि वोलेटिलिटी को आप देखना ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं बता देंगे। सबसे पहले मैंने जो है पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर देने की कोशिश की कि जो मेरी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर ऑप्शन बायर की कंपैरिजन में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट ज्यादा क्यों होता है। तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर देखो मार्केट में ऑप्शन बायर क्या है, मार्केट को एक अलग चश्मे से देखता है और ऑप्शन सेलर जो है मार्केट को एक अलग चश्मे से देखता है। यानी कि दोनों का जो नजरिया है, चश्मे का कहने का मतलब ये है मेरा कि दोनों का मार्केट को देखने का नजरिया डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि ऑप्शन बायर क्या देखता है, मान लो आपने कोई कॉल ऑप्शंस को बाय किया है तो आपका मेन मोटिव क्या रहता है, आप समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। या आपने पुट ऑप्शंस बाय किया है तो आपका मेन मोटिव ये रहता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। यानी कि आप डायरेक्शंस पर डिपेंड होते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या करता है, ऑप्शन सेलर डायरेक्शंस पर डिपेंड नहीं होता है, उसके फेवर में टाइम भी होता है, प्लस जो है वो प्रॉपर कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स के साथ ट्रेड प्लान करता है। तो ऑप्शन बायर का हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि भले ही मार्केट उसकी साइड में जाए लेकिन जो टाइम डिके के कारण उसका क्या लॉस होता है। इस कारण से जो सेबी का डेटा है कि 90% ऑप्शन ट्रेडर लूज कर रहे हैं। वो लूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो है वो सिर्फ डायरेक्शंस पर डिपेंड होते हैं। यानी कि हमने अगर कॉल ऑप्शंस को बाय किया है तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो टाइम डिके का कॉन्सेप्ट है, वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये काफी जो है इंपोर्टेंट रोल्स अदा करता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। अभी फिलहाल जो है हम बात करें तो ऑप्शन बायर सिर्फ डायरेक्शंस पर डिपेंड होता है क्या, क्योंकि वो क्या देख रहा है, डायरेक्शन। अगर कॉल बाय की है तो वो सोचता है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, पुट बाय की है तो नीचे जाना चाहिए। जबकि ऑप्शन सेलर प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ ट्रेड प्लान करता है, प्रॉपर मैथमेटिक्स के साथ ट्रेड प्लान करता है। इसीलिए जो है ऑप्शन बायर के कंपैरिजन में ऑप्शन सेलर ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एक तो उसके पास टाइम है, टाइम हमेशा बढ़ता ही जाता है, टाइम हमेशा डिक्रीज नहीं होता है, इसलिए जो है उसके फेवर में टाइम होता है, इसलिए ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा प्रॉफिट होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिटेबल ज्यादा बनाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट्स में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन सेलर के पास कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। कुल मिला के ऑप्शन सेलर क्या सोचता है, ऑप्शन सेलर ये सोचता है कि मार्केट कहां तक नहीं जा सकता है। यानी कि ऑप्शन सेलर के पास एक चीज देखनी है कि मार्केट जो है कहां तक नहीं जा सकता है। मान लो अभी निफ्टी कहां चल रही है, 25,000 का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि निफ्टी कहां चल रही है, 25,000 चल रही है। तो अब जो है हम यहां से ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि मार्केट जो है कहां तक नहीं जा सकता है, नेक्स्ट वीक कहां तक नहीं जा सकता है, या आज मार्केट जो है कहां तक नहीं जा सकता है। ये चीज ऑप्शन सेलर को देखनी है बस। टाइम तो ऑप्शन सेलर के फेवर में ही है, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। अभी भी हाँ, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे टाइम बीत रहा है, यानी कि टाइम तो हमेशा कम ही हो रहा है, इसलिए टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा, जिससे कि ऑप्शन सेलर के फेवर में टाइम डिके का कॉन्सेप्ट तो आ ही चुका है। फिर दूसरी चीज आती है कि उसको सिर्फ ये निकालना है कि मार्केट कहां तक नहीं जा सकता है, यानी कि 99% श्योरिटी के साथ वो ट्रेड प्लान कर सकता है। तो आज की क्लास में है हम यही निकालना सीखेंगे कि जो हमारी निफ्टी है ये कहां तक आज नहीं जा सकती है या आज कहां तक जा सकती है, यही निकालने की कोशिश जो है आज की क्लास में हम करने वाले हैं। एक बार हम मार्केट की लाइव वैल्यू को
कहते हैं अंडरलाइंग प्राइस को देखने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं। अभी फिलहाल मैं काइट के प्लेटफॉर्म में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे निफ्टी अभी कहाँ चल रही है आप देख लो। निफ्टी की जो वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 25,865, 25,866 ये चल रही है। तो ये क्या है? ये निफ्टी की अंडरलाइंग प्राइस है। अंडरलाइंग प्राइस हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे तो 25,600, 25,650 ये प्राइस चेंज क्यों नहीं हो रही? ये स्ट्राइक प्राइस है, ये कभी चेंज नहीं होती है, ये कांस्टेंट होती है। जो कि हमने ब्लैक शॉल्स के मॉडल में पढ़ा था कि स्ट्राइक प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यहाँ पर जो एटीएम बना हुआ है अभी हमारे लिए 25,850 हमारा एटीएम बना हुआ है, तो यही एटीएम है, बार बार ये चेंज नहीं हो रहा है, ये एक कांस्टेंट चीज है। अभी मार्केट भले ही 25,873-72 चल रहा है, लेकिन हमारी जो है स्ट्राइक प्राइस कांस्टेंट है। तो ये जो है अंडरलाइन रेंडम मूव कर रही है, कभी ये जो है 870 से 73 चली गई, 75 चली गई, 850 आ गई, वापस 900 चली गई। तो ये रेंडम मूव क्यों कर रही है? तो इसी को निकालने की कोशिश करेंगे। क्या हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसे तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रेंडम मूव करती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये क्यों रेंडम मूव कर रही है? इसकी मीन वैल्यू क्या है? यानी कि जो है इसकी मीन वैल्यू क्या है? अगर उस मीन वैल्यू को हमने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है? हमारी मार्केट की दुनिया में अभी तक जो भी हम बातें कर रहे थे कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वोलेटिलिटी है। आप स्टैंडर्ड डेविएशंस को ये समझे, जिसको हम मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशंस कहते हैं, वही मार्केट की दुनिया में वोलेटिलिटी है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा, वोलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा आप मान सकते हैं। अब जो है जैसे ये अंडरलाइंग प्राइस अभी मैंने बताई कि कभी जो है ये 25,870 हो गई, 25,865 हो गई, 25,885 हो गई, तो ये रेंडम मूव कर रही है। तो ये रेंडम मूव क्यों कर रही है? क्या हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कितना मूव कर सकती है और ये क्यों मूव कर रही है? यही सारी बातें आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक बॉल का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो चलते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को जो है यहाँ से गिरा रहे हैं। ठीक है, कहाँ से गिरा रहे हैं एक बॉल को? ये आप बॉल मान सकते हैं। यहाँ पर एक बॉल है जिसको कि हमने 15 कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं। ये कंपार्टमेंट कितने हैं? ये 15 है। यहाँ पर आप इसे जैसे मानेंगे कि जैसे एक कंपार्टमेंट हुआ, ये एक कंपार्टमेंट हुआ, ये दूसरा कंपार्टमेंट हुआ, इस तरीके से ये जो टोटल जो कितने हैं 15 कंपार्टमेंट है। तो यहाँ तक मार्केट जो है 15 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। तो 15 कंपार्टमेंट में मार्केट जो है नीचे आएगा। यहाँ पर जैसे हम कोई भी बॉल गिरा रहे हैं, तो ये क्या चांसेस है कि कहाँ पर ज्यादा गिरेगी? आप यहाँ पर कुल मुझे बला के मुझे बताओ कि जैसे ये बॉल है रेंडम बॉल, हम कोई भी रेंडम बॉल है इसको गिरा रहे हैं, तो ये बॉल के यहाँ पर आने के चांस सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा चांस भैया बॉल यहीं पर आएगी, जो कि बीच में जो हमने सतह बनाई हुई है कि बॉल यहाँ पर आने के चांस सबसे ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, आप प्रॉपर समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो है ये जो बॉल हमने गिराई है, इसके आने के चांस सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा जो बॉल है यहाँ पर आएगी, यानी कि ये बॉल यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर आने के चांस सबसे ज्यादा है। तो हमें भी लग रहा है कि जो है ऑप्शन सेलर के लिए क्या तय हो गया कि भैया ये बॉल या तो यहाँ पर गिरेगी। अब जैसे हम इसको रेंडम ले लेते हैं कि ये एक बॉल ना होके ये ज्यादा बॉल है, ये कोई अनंत बॉल है जिनको हम गिरा रहे हैं। ये तो जैसे हो गया हम कोई भी बॉल गिरा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसके चांस सबसे ज्यादा क्या है? ये इस पाद में आएगी सीधी सीधी, और ये जो पिक वैल्यू है यहाँ पर जो इसके गिरने के चांस ज्यादा है। ठीक है, इस चीज को तो हम समझ गए। अब मान लो यहाँ पर ये तो हो गई नॉर्मल चीज है कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉल गिरा रहे हैं। अब मान लो एक बॉल ना होके यहाँ से जो बॉलों की संख्या है वो इनफाइनाइट बॉल हम गिरा रहे हैं। तो इनफाइनाइट बॉल के गिरने की सबसे ज्यादा प्रायिकता कहां पर होगी? तो सबसे ज्यादा बॉल इसके बीच में आएगी। ठीक है, जो हमने बना रखी है। तो यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे बॉल की संख्या कम होती जाएगी या नगण्य नहीं के बराबर हो जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा बॉल इन बीच के कंपार्टमेंट में रहेगी। इस चीज को आप समझ गए। तो यही ऑप्शन सेलर्स के लिए होता है कि ऑप्शन सेलर क्या सोचता है कि मार्केट कहां तक नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने अनंत बॉलें फेंकी है, तो अब जो है इन बॉलों का कहां पर जाने का चांस सबसे ज्यादा कम है। तो जैसे हमने माना निफ्टी जो है अभी फिलहाल 25,000 पर चल रहा है,
तो यहाँ पर 25,000 की बोले देखेंगे आप कितनी ज्यादा है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इधर 26,000 ओटीएम चला जाएगा, तो यहाँ पर बॉल की संख्या सिर्फ एक है, यानी कि यहाँ पर जाने के चांस 0.1 है, यानी कि 100 बॉल फेंकोगे उसमें से एक ही बॉल जो है 26,000 पर जा सकती है। उसमें से जो है अगर आप 24,000 की बात करेंगे तो 100 बॉल फेंकेंगे तो 24,000 पर सिर्फ एक ही बॉल जा सकती है। ये तो हो गई, ठीक है कि भैया हमने बात कर ली है कि अब बॉल के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि निफ्टी कहां तक जा सकती है। अब ये बात करें, ये तो नॉर्मल चीज हो गई। अब वोलेटिलिटी लो है, अगर मान लो लो वोलेटिलिटी की हम बात करेंगे, लो वोलेटिलिटी में जो ये एग्जांपल होगा वो किस टाइप का होगा, लो वोलेटिलिटी यानी कि मार्केट इतना फड़फड़ा नहीं रहा है, तो उसमें हमारा किस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर लो वोलेटिलिटी की बात करूं, लो वोलेटिलिटी में जो हमारा पैटर्न है कुछ अलग टाइप से दिखेगा। लो वोलेटिलिटी में क्या होगा कि जो हम बॉल फेंक रहे हैं वो ना तो ज्यादा दूर जाएगी, तो वो धीरे धीरे क्या आएगी, पास में आएगी, यानी कि लो वोलेटिलिटी उसमें कोई जो है ज्यादा निफ्टी में बड़ा रैंडम मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वो क्या करेगी, सबसे ज्यादा चांस रहेगा कि निफ्टी की जो है बोले यहीं पर आ जाए, ठीक है। लो वोलेटिलिटी में ये चीजें किस टाइप की होगी, लो वोलेटिलिटी का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। सबसे ज्यादा चांस है कि मार्केट इसी के बीच सारी बोले आ जाए और यहां तक जाए भी नहीं। तो लो वोलेटिलिटी ऑप्शन सेलर के लिए कितनी प्रॉफिटेबल है, वोलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, कोई हवा नहीं है, बड़ा उठक पिटक नहीं है, तो मार्केट जो है इतने से दायरे में सारी बोले आ जाएगी। तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, 24,000 की जैसे पुट है उसको सेल कर देगा, इधर 26,000 की कॉल को सेल कर देगा, क्योंकि वो 100% श्योर हो चुका है। लो वोलेटिलिटी में वो 100% श्योर हो चुका है कि मार्केट वहां तक नहीं जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए। वहीं पर अगर बात करें हाई वोलेटिलिटी में ग्राफ कैसा होगा, हाई वोलेटिलिटी में मार्केट में जपाक जंपिंग है, यानी कि कोई बिल इधर भी जा रही है, कोई बॉल उधर भी जा रही है, यानी बोले सारी तरफ जा रही है, सारी तरफ जा रही है। तो हाई वोलेटिलिटी में क्या चांस है कि मार्केट में जो है इधर भी जा सकती है बॉल, उधर भी जा सकती है। तो हाई वोलेटिलिटी का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, यानी कि सारी जगह पर मार्केट जा सकता है। तो इस कर्वेचर से आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि नॉर्मल जो ग्राफ बनाया था वो कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। अगर हमने लो वोलेटिलिटी में ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ किस प्रकार का था, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का था लो वोलेटिलिटी में। और हाई वोलेटिलिटी में जो ग्राफ बनाया था, कि हाई वोलेटिलिटी में अगर बोले गिर रही है तो निफ्टी की जो कर्व बना था वो इस प्रकार का बना था, यानी कि कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं। तो लो वोलेटिलिटी हमारे एग्जांपल के माध्यम से भी हमने समझने की कोशिश की है कि जो लो वोलेटिलिटी है वो ऑप्शन सेलर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि लो वोलेटिलिटी में ये चीज हो जाता है कि निफ्टी जो है बड़ी उठा बैठक नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या होगा कि वो लेवल्स निकालना आसान हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा निफ्टी जो है यहां तक जा सकती है, तो वो कर्वेचर कितना जो है शार्पली पिक वैल्यू बन चुका था। तो वहां पर क्या है कि हमें ये निश्चित हो जाएगा कि भैया मार्केट जो है भैया 25,000 पर अभी चल रहा है, जैसे फिलहाल जैसे 25,800 पे चल रहा है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं। तो जैसे वहां पर तो है 26,000, मार्केट जा ही नहीं सकता, यानी कि लो वोलेटिलिटी है तो 100% श्योरिटी हो गई कि मार्केट जाएगा ही नहीं। एक दिन चला जाएगा वो चीज एक अलग है। तो क्या सर ये हो सकता है कि 99 डेज जो है ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा और एक दिन जो लॉस होगा वो कितना बड़ा होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है वो प्रॉपर कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के साथ कार्य करता है। अभी कभी कभी मान लो लो वोलेटिलिटी से अचानक से कोई न्यूज आ जाए, कोई भी चीजें जो है मार्केट में अनसर्टेनिटी जो है हो जाए, तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जो मूवमेंट होगा वो ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास बहुत सी टेक्निक्स बहुत सारी है जो अपने लॉस को कवर कर ले और प्रॉफिट को बढ़ा सके। तो इस चीज को हम समझ चुके हैं, प्रॉपर कर्वेचर के माध्यम से समझ चुके हैं कि लो वोलेटिलिटी में ऑप्शन सेलर का ज्यादा प्रॉफिट है, हाई वोलेटिलिटी में जो है ऑप्शन सेलर थोड़ा नुकसान में जा सकता है, लेकिन उसके पास सारे तरीके हैं, ठीक है। इसलिए हमने पहले क्वेश्चंस का आंसर तो दे दिया कि ऑप्शन बायर की कंपैरिजन में जो है ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट ज्यादा क्यों होता है, तो इस कारण से होता है, ठीक है। अब हम मीन और स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं मीन की बात करूं, मीन क्या है, पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मीन आप मध्य आपने निकाला होगा, मीन वैल्यू तो आपने निकाली होगी जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते थे, आपने बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़ाई होगा। मीन क्या होगा, टोटल कितने कंपार्टमेंट है प्लस जो है वहां पर जो है गिरने की प्रायिकता क्या है। जैसे हमने वहां पर जो है 15 कंपार्टमेंट बनाए थे, 0 से लेकर 15 तक डिनोट किया था, तो उन सबको हम जोड़ते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उन सबको जोड़ते हैं। तो वहां से हमने जोड़ा 0 प्लस 1 प्लस 2, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। आपको पता होगा मीन निकालने का जो फॉर्मूला बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी। तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं कितनी कैलकुलेशंस आती है, बटा हम क्या करते हैं, जो टोटल इनके नंबर्स कितने हैं वो 16 आ गए, ठीक है। तो हमारा जो मीन कितना निकला था, जैसे इन सब की कैलकुलेशंस करते हैं तो 120 आता है
भाजक हम 16 करते हैं तो हमारा भैया मीन कितना निकल गया, 7.5 आ गया। ठीक है, 7.5 आ गया। ये कैलकुलेशंस हम समझ चुके हैं कि भैया मीन जो है 7.5 आ चुका है, तो हमने ये मीन की कैलकुलेशंस कर दी है। एक्स बार जो है हमारा कितना आया है, 7.5 आया है। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हाउ फास्ट द डिस्ट्रीब्यूशंस आउट, यानी कि हाउ फास्ट जो मध्य जो वैल्यू है वो कितने फास्ट से मूवमेंट कर रही है, यानी कि जो वोलेटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस को हम किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर जो है आप सिंबल लगा सकते हैं, और xi माइनस मध्य वैल्यू x बार का होल स्क्वायर, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है, इसमें आपको उतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक मैथमेटिक्स जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये xi क्या है, xi x1 x2 x3 ये 1 2 3 का सबका अलग अलग माध्य निकालना है, उसकी वैल्यू है। तो जैसे अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो 3 आती है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है कि भैया हमारा x बार कितना है, 7.5 है, माध्य वैल्यू क्या है, 7.5 है। इस माध्य का क्या अर्थ है, एक बार मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 7.5 का क्या अर्थ है, और सिग्मा जो हमारा निकला है स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि ये 7.5 पे जैसे हमने वो कंपार्टमेंट बनाए थे, 15 कंपार्टमेंट बनाए थे, आपको पता है, तो वो जो हम बॉल फेंक रहे थे उसका सबसे ज्यादा आने का चांस क्या है, माध्य वैल्यू क्या है, 7.5 आया है। यानी कि 7.5 पे जो कंपार्टमेंट में जो बॉल के आने के चांस सबसे ज्यादा है। अब जो है सिग्मा जैसे 3 आता है तो उसका हम क्या निकालते हैं, उसका 68% चांस आता है। अगर आप xi निकालेंगे यानी कि फर्स्ट डेविएशंस निकालेंगे, xi के लिए x1 निकालेंगे फर्स्ट डेविएशंस, तो वो कितना आएगा, 68% आएगा। 68% में क्या होगा कि 7.5 से आप सिग्मा +3 कर सकते हैं कि 3 बॉक्स तो इधर और 3 बॉक्स इधर जाने के चांस है, यानी कि जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 68% आता है। यानी कि सेलर के लिए 68% चांस है कि सेलर के लिए मार्केट जो है यहाँ पर जा सकता है। तो सिर्फ 33% ही चांस है कि मार्केट जो है इसके अगेंस्ट में जाएगा। यानी कि पहला स्टैंडर्ड डेविएशन ये आता है कि 7.5 बॉक्स से अगर तो 3 इधर जाएगा या 3 इधर जाएगा, उससे बाहर जाने के चांस कितने हैं, सिर्फ 33% या 32% ही है। तो यानी कि सेलर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशंस जो पहला निकाला वो सबसे आसान हुआ। अब वो सेकंड निकालने की कोशिश करता है, यानी कि अपने प्रॉफिटेबल चांसेस और बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो कैलकुलेशंस करता है। तो वो जब सेकंड निकालता है सेकंड डेविएशंस, तो वो कितना आता है, वो 95.4% आता है। यानी कि वो कितनी चाहिए, यानी कि आप 19/20 करते हैं तो 95 पॉइंट, अगर वो 20 बॉलें फेंकता है, 20 बॉलें फेंकता है तो सिर्फ 19 बॉलें तो उसके फेवर में जाएगी, सिर्फ एक ही बॉल के चांस है कि वो जो है उसके अगेंस्ट में जा सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है, वो कैसे, सेकंड डेविएशन में क्या होगा, सेकंड डेविएशन में आता है 6, यानी कि 6 बॉक्स आएगा सेकंड डेविएशन। फर्स्ट में सिग्मा कितना आया, 3 है, फर्स्ट डेविएशन हमारा 3 है। सेकंड डेविएशन कितना आएगा, 3 into 6, 3 into 2 6 आएगा। थर्ड डेविएशन क्या आएगा, 3 into 3 आएगा, 9 आएगा। यानी कि जो हमारा 7.5 वाला जो बॉक्स है, पहले डेविएशन में क्या चांस है कि मार्केट जो है 3 तो इधर और 3 इधर जा सकता है, दूसरे डेविएशन में 6 इधर और 6 इधर जा सकता है। लेकिन जब थर्ड डेविएशन निकालता है तो उसके चांसेस कितने आ जाते हैं, 99.7% आ जाता है कि इससे बाहर मार्केट नहीं जा सकता है। यानी कि 9 चीजें आ गई, यहाँ 7वां बॉक्स है उससे 9 बॉक्स तो इधर मार्केट और 9 बॉक्स इधर, इसको आप छोड़ के उसके बाद वाली अगर आप सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांस ही ज्यादा है। तो इस चीज को आप प्रॉपर समझने की कोशिश किए होंगे कि मान लो मार्केट अभी जो है 25,000 हमारा मीन वैल्यू निकला है, ठीक है, मीन वैल्यू हम मान रहे हैं 25,000, हमारे मार्केट की वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं, ये मीन है, तो 25,300 जाने का चांस कितना है, 68% हमारा डेविएशन आ रहा है, तो सिर्फ 33% चांस है कि इसके आगे जाएगा। ठीक है, 25,300 का चांस, हमारे 25,300 से आगे जाने का चांस सिर्फ 33% है, 68% चांस है कि मार्केट इसके बीच में ही रह जाए। अब जो है 25,300 से अगर मान लें 25,800 जो हमारी वैल्यू आ रही है, इसके बीच रहने का चांस कितना है, इसके बीच रहने का चांस 95% चांस है। 95% चांस है कि मार्केट 25,800 से इधर ही रह जाए, तो इस साइड जाने का चांस कितना है, सिर्फ 5% चांस है। ठीक है, अब जो एक नेक्स्ट थर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसमें जो आता है 99.7% चांस है कि मार्केट जो है आपका 26,000 को क्रॉस ना करेगा। तो ऑप्शन सेलर के लिए कितना अच्छा हो जाएगा भैया, 99.7% चांस है कि मार्केट जो है इस 26,000 के लेवल्स को भी ब्रेक ना करे। तो
अपसाइड में जाने के चांस सिर्फ 0.3% है। तो बताओ ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉफिटेबल का सिनेरियो बना या नहीं किया? इस चीज को आप समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके? मतलब आज की हम बेसिक मैथमेटिक्स को आपने जो भी समझा है, यहाँ पर हमारी क्या कैलकुलेशंस रही है कि हमने पहला तो मीन वैल्यू निकाल लिया कि भैया मीन वैल्यू 25,000 पर मार्केट जा सकता है, ठीक है। उस मीन वैल्यू के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाला जिसमें हमारी वैल्यू आई 3, यानी कि जो 3 सिग्मा 1 को आप 300 मान सकते हैं, सेकंड डेविएशंस को आप 600 मान सकते हैं, जो 6 आई है सिग्मा 2, सिग्मा 3 की वैल्यू 9 आई है। तो जो है 25,000 से 25,300 तक जाने के चांस मार्केट के 25,000 से 25,300 के बीच रहने के चांस कितने हैं? 66% चांस है। यानी कि 25,300 को क्रॉस सिर्फ 33% चांस में कर सकता है। तो ऑप्शन सेलर के पास अभी भी दो चीजें उसके फैक्टर में आ चुकी है, यानी कि टाइम तो उसके फेवर में है ही है, प्लस 66% चांस है कि मार्केट 25,300 को ब्रेक ही ना करे। लेकिन वो बोलता है कि यार मैं इतना रिस्क क्यों लूं? तो वो और क्या करता है, सेकंड डेविएशन निकालता है। सेकंड डेविएशन क्या है? 25,300 प्लस उसमें हम क्या करेंगे, 600 ऐड करेंगे सिग्मा को। तो 300 प्लस 600 25,900 आया। 25,900 को ब्रेक करने के चांस कितने हैं? 95% चांस है कि मार्केट 25,800 को ही ब्रेक ना करे। तो इसका मतलब सिर्फ 5% चांस है कि वो 25,800 को ब्रेक करे। लेकिन ऑप्शन सेलर सोचता है कि मैं इतना ही रिस्क क्यों लूं, मैं बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड करने की कोशिश करता हूं। तो वो थर्ड डेविएशंस निकालने की कोशिश करता है। थर्ड डेविएशंस 9 आता है, यानी कि मान लो 26,000 का लेवल है। 26,000 के लेवल्स को ब्रेक करने का चांस सिर्फ जो है 0.3% है, यानी कि 99.7% चांस ये है कि मार्केट 26,000 को ब्रेक ही नहीं करेगा। तो ये श्योरिटी हो गई 100% कि मार्केट 26,000 को ब्रेक ही ना करेगा। तो ऑप्शन सेलर 26,000 के बाद वाली सारी कॉल्स को सेल कर देगा, क्योंकि उसे पता है ये सारी बातें हम एक्सपायरी के दिन की कर रहे हैं। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशंस की एक सिंपल कैलकुलेशन हमने समझने की कोशिश की। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको जो है मैं कोर्स में जो चीजें आती है प्रॉपर एक भी चीज से आपको वंचित नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रॉपर सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये तो हमने सोचा है कि ये एक्सपायरी को क्या हो सकता है। अब एक दिन में निफ्टी कितना मूवमेंट कर सकती है, तो हम एक्सपायरी के लिए प्लान करेंगे भैया एक्सपायरी को मार्केट इतना दूर नहीं जा सकता। अब जो है एक दिन में निफ्टी कितना मूवमेंट कर सकती है, आज के सेशन में अभी 1 घंटे में निफ्टी कितना मूवमेंट कर सकती है, ये सारी चीजें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें हम करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसमें मैं ये सिखाने वाला हूँ कि आज के दिन में निफ्टी कितना मूवमेंट कर सकती है। आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो हेल्पफुल कैसे, आप प्रॉपर कैलकुलेशंस को तो समझ पाए, यानी कि ऑप्शन सेलर जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालता जाएगा, मीन निकालता जाएगा, उसको ये श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर सकता, इस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसके जो बाद वाली सारी चीजें हैं, इसके बाद वाली सारी चीजें उसको वो सेल कर दे, क्योंकि वो एक्सपायरी के दिन जीरो होने वाली है। इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता तो इसके बाद वाली सारी चीजों को सेल कर दे, यानी कि ऑप्शन सेलर के पास ज्यादा चांस है प्रॉफिटेबल होने के। तो इस चीज को आप समझ लिया है। और उस जो सारे कोर्स में आपको बताते हैं कि वोलेटिलिटी की कैलकुलेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका आंसर भी आपको मिल चुका होगा कि कैलकुलेशंस करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, कैलकुलेशंस करेंगे तभी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांस बढ़ाए जा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।